20,000। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। जरा सोचिए, इस वक्त फारस की खाड़ी में 20,000 कमर्शियल नाविक अपने ही जहाज़ों पर फंसे हुए हैं। दुनिया का सबसे अहम व्यापारिक रास्ता पूरी तरह से ठप हो चुका है और हालात ये हैं कि इन जहाज़ों पर अब ईंधन, पानी और राशन की भारी किल्लत होने लगी है। आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम हुर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के इस बेहद उलझे हुए सैन्य और आर्थिक गतिरोध को डिकोड करने वाले हैं। आज हम पुख्ता डेटा के जरिए ये समझेंगे कि आखिर कैसे एक संकरा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख रहा है। बिना किसी का पक्ष लिए हम सीधे उन जमीनी हकीकतों और वार्ताओं का विश्लेषण करेंगे जो आने वाले कल को तय करने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे संकट के सेंटर पॉइंट यानी हॉर्मुज़ चोक पॉइंट को समझते हैं। अगर हम इस पूरे तनाव की टाइमलाइन पर नजर डालें तो मामला काफी तेजी से बिगड़ा है। शुरुआत हुई फरवरी के आखिर में, जब अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक्स हुए। फिर 8 अप्रैल को सीज फायर यानी युद्ध विराम से थोड़ी उम्मीद तो जगी, लेकिन 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई बातचीत के फेल होते ही वो उम्मीद भी टूट गई। और इसके बाद 4 मई को यूएई पर हुए हमलों ने तो जैसे इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है। और इस नाकेबंदी का ग्राउंड रियलिटी चेक पता है क्या है? 1500। जी हाँ, सिक्योरिटी के दर से अभी 1500 से ज्यादा कमर्शियल जहाज दुबई के पास लंगर डाले खड़े हैं। मतलब ये सिर्फ जहाजों का ट्रैफिक जैम नहीं है, ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को सच में ब्रेक लगाकर रख दिया है। अब देखते हैं कि इस लोकल नाकेबंदी से पूरी दुनिया में कैसे आर्थिक झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसे जरा इस तरह समझिए, पूरी दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% हिस्सा, जी हाँ 20%, सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अब खुद सोचिए, जब ग्लोबल एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक सिंगल पॉइंट पर डिपेंड करेगा तो वहाँ की जरा सी भी रुकावट पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को तो खतरे में डालेगी ही ना। और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से करीब 400 मिलियन बैरल तेल ग्लोबल मार्केट में पहुंचने से रोक दिया गया है। नतीजा, दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में 50% का जबरदस्त उछाल आ गया है। ये सिर्फ किसी तेल कंपनी का नुकसान नहीं है, बल्कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के महंगे होने से इसका सीधा असर हर एक आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है, यहाँ एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो है पानी का। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो पूरी दुनिया तेल के लिए इस जलमार्ग पर टिकी है, ये मानो दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है। लेकिन दूसरी तरफ पूरा खाड़ी क्षेत्र पीने के पानी के लिए भी इसी रास्ते पर निर्भर है, यानी ये उनकी वाटर लाइफलाइन है। एक ही रास्ता है, लेकिन उस पर 2 बिल्कुल अलग और बेहद जरूरी चीजें टिकी हुई हैं। उदाहरण के लिए यूएई को ही ले लीजिए। वहां पीने का 90% पानी डिसलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब वो प्लांट्स जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इन प्लांट्स को चलाने के लिए जो केमिकल्स और इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो भी इसी हुर्मुज़ के रास्ते से ही आते हैं। और जब 4 मई को हमले हुए तो सिर्फ तेल के बंदरगाहों को नुकसान नहीं पहुंचा, इन हमलों ने डिसैलिनेशन प्लांट्स के पावर लाइंस को भी बुरी तरह डैमेज कर दिया। इन सप्लाई लाइंस के कटने का सीधा असर ये हुआ कि यूएई में पानी के प्रोडक्शन में रातों रात 30% की भारी गिरावट आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इसका आम लोगों पर क्या असर हुआ? आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पानी का प्रोडक्शन घटने से दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहरों में सिर्फ 48 घंटों के अंदर बॉटलबंद पानी के दाम 40% तक बढ़ गए। ये दिखाता है कि कैसे मीलों दूर समंदर में हो रहा एक मिलिट्री एक्शन पल भर में आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को खतरे में डाल सकता है। अब आते हैं इस पूरे तनाव के मिलिट्री और डिफेंस वाले पहलू पर। इस मामले में अमेरिका और खाड़ी देशों का स्टैंड एकदम क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत माइक वॉल्स का कहना है कि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया को इस तरह की सामूहिक सजा देना अनैतिक है और साफ तौर पर गैरकानूनी है। अमेरिका का सीधा तर्क है कि ईरान जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों से टोल वसूलने की कोशिश कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान का अपना एक मजबूत बचाव है। उनका तर्क है कि एक तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें अपने जल क्षेत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है।
ईरान का साफ मानना है कि विदेशी मिलिट्री की मौजूदगी से अपने समुद्री इलाके को सुरक्षित रखना उनका मौलिक अधिकार है। और ग्राउंड लेवल पर यही दो तर्क आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा है, जिसका मकसद कमर्शियल जहाज़ों को मिलिट्री प्रोटेक्शन देना है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने सख्त कंट्रोल का दावा कर रहा है और उन्होंने तो अमेरिकी माइन स्वीपर्स को आगे बढ़ने पर सीधा हमला करने की चेतावनी तक दे दी है। अब सवाल उठता है कि इस गतिरोध को तोड़ा कैसे जाए। यही एंट्री होती है यूनाइटेड नेशंस की कूटनीति की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलहाल एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर बहस चल रही है। इसमें कुछ बहुत ही क्लियर डिमांड्स रखी गई हैं, जैसे कमर्शियल शिप्स पर तुरंत हमले रोके जाएं, समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस को हटाया जाए, इलीगल टोल वसूली बंद हो और सबसे ज़रूरी मानवीय मदद के लिए एक सुरक्षित रास्ता यानी कॉरिडोर बनाया जाए। हालांकि इस भारी टेंशन के बीच एक छोटी सी कूटनीतिक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। अल अरबिया की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच इस नौसैनिक नाकेबंदी को धीरे धीरे कम करने के लिए एक बैक चैनल अग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। अगर ऐसा सच में होता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक बार फिर सुरक्षित आवाजाही शुरू हो सकती है। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कूटनीति इस अहम ग्लोबल जलमार्ग को फिर से खुलवा पाएगी, या फिर ये सैन्य और आर्थिक तनाव आने वाले वक्त में और भी गहरा हो जाएगा? दुनिया की इस सबसे क्रिटिकल लाइफलाइन का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।